तो हम बात करेंगे मॉक पेपर नंबर 31 है, ये मॉक पेपर नंबर 31 है, ये पार्ट 1 होगा जिसमें हम कहां से कहां तक के क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का लास्ट होगा ये मॉक 31 नंबर का। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्टार्टअप इन इंडिया। हमको बात किसकी करनी है? स्टार्टअप की बात करनी है। मेजॉरिटी ऑफ द यूनिकॉर्न स्टार्टअप इन इंडिया है प्रॉफिटेबल। नो, अकॉर्डिंग टू डाटा जो कि न्यूज़पेपर में आया था, मेजॉरिटी ऑफ द यूनिकॉर्न इन इंडिया है दे आर इन लॉस। ओके, दे आर इन लॉसेस। अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, entities are recognized by the Department of Promotion of Industry and Internal Trade as a startup। बिल्कुल सही है। जो एंटिटीज हैं उसको स्टार्टअप किसने घोषित किया भाई? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड घोषित किया। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? करेक्ट होगा B2 ओनली। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, विद रेफरेंस टू एक्सटेंशन ऑफ द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजंस टू वर्चुअल एसेट बिजनेसेस एंड सर्विस प्रोवाइडर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर कवर्ड अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कौन कौन सी एक्टिविटीज कवर होती हैं? एंड एक्सचेंज बिटवीन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एंड फिएट करेंसी। बिल्कुल सही, इट इज अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग। एक्सचेंज बिटवीन वन और मोर फॉर्म ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, ये भी सही है, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आता है। सेफ कीपिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट और इंस्ट्रूमेंट एनेबलिंग कंट्रोल ओवर वर्चुअल डिजिटल एसेट, ये भी बिल्कुल किसके अंदर आता है? PMLA के आता है। तो हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे D। क्वेश्चन नंबर 3 है, विथ रेस्पेक्ट टू इंडियाज एक्सटर्नल ट्रेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट लाइकली टू वाइडन द डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसमें से क्या सिचुएशन जो है डेफिसिट को बढ़ाएगा नहीं? इंक्रीज इन द क्रूड ऑयल प्राइस। भाई क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ेगा तो डेफिसिट तो बढ़ेगा, बिकॉज हमारे पास इंपोर्टेंट इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। रिडक्शन इन द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज, यार एग्रीकल्चर कमोडिटीज एक्सपोर्ट कम हो जाएगा तो हमारे पास फायदे कम हो जाएंगे, है ना। इंक्रीज इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही है। अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, तो उससे हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होगा वो डेफिसिट बढ़ेगा नहीं। सो आंसर क्या हो जाएगा? 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग अ राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ओके, द राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट लेवल एंड फॉल इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। राइज देखने को मिल रहा है, प्राइस राइज मतलब इन्फ्लेशन, ठीक है, प्लस अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहलाता है भाई? इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय द कंट्री? ठीक है, इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। स्टैग्नेंट है इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट तो ग्रोथ भी नहीं हो रहा है भाई। जीडीपी का मतलब ग्रोथ कम है, ग्रोथ नॉर्मल है, ग्रोथ इज स्टैग्नेंट, ग्रोथ इज स्टैग्नेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टैगफ्लेशन। 5 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क। हमको बात किसकी करनी है? ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क की बात करनी है। ग्रीन डिपॉजिट इज एन इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट रिसीव्ड बाय बैंक फॉर अ फिक्स्ड पीरियड हुज प्रोसीड्स आर अनमार्क्ड फॉर ग्रीन फाइनेंसिंग ओनली। देखो भाई, ग्रीन डिपॉजिट ऐसे इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका पैसा जो आप सिर्फ और सिर्फ किसमें इन्वेस्ट कर सकते हो? ग्रीन फाइनेंसिंग चीजों में, जो कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली चीजें हैं उसी में आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो। ओनली देखिए गलत मत कर देना भाई, कुछ चीजें ओनली के अलावा है ना, कुछ चीजें लॉजिकल भी होती हैं। सेकंड है, द ग्रीन डिपॉजिट्स आर डिनोमिनेटेड इन रुपीज ओनली। बिल्कुल सही है, ये जो ग्रीन डिपॉजिट्स होते हैं ये रुपी में ही डिनोमिनेटेड होते हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ओनली देखिए गलत मत कर देना। तो यही चीजें हैं, आपको क्वेश्चन से सीखना है कि कौन सा ओनली वाला गलत होगा, कौन सा ओनली वाला गलत नहीं होगा। सेकंड है, बोथ कॉर्पोरेट एंड इंडिविजुअल कस्टमर, बोथ कॉर्पोरेट एंड इंडिविजुअल कस्टमर कैन इन्वेस्ट इन ग्रीन डिपॉजिट। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिसेंटली सीन इन द न्यूज मिशन सहभागिता। हमको बात किसकी करनी है? मिशन सहभागिता की, जो कि न्यूज में देखने को मिला था, है ना। इज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। देखो, मिशन सहभागिता बात करता है हमारे आसपास जो वेटलैंड है उसको कंजर्व करने की बात करता है। ठीक है, 75 जो वेटलैंड है दैट आर ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, उसको कंजर्व करने की बात करता है। और वेटलैंड्स किसके अंदर आएंगे? इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आएंगे। बिल्कुल सही है, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्चिंग ऑफ सहभागिता मिशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मोस्ट लाइकली एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी, है ना। इंटरनेशनलाइजेशन जब हम कर देंगे इंडियन रूपी का तो एडवांटेज क्या होगा? देयर वुड बी नो लिमिट
ऑन द अमाउंट ऑफ रुपी वन कैन कन्वर्ट टू फॉरेन करेंसी बाय एन एसेट ओवरसीज, बिल्कुल सही है। इट कैन लोअर द ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, ये भी सही है। इट विल एनहांस द कंट्रीज एबिलिटी टू एनकर मॉनेटरी पॉलिसी इट्स डोमेस्टिक इकोनॉमी, नो। हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक इकोनॉमी मॉनेटरी पॉलिसी उतने से लगा नहीं पाएंगे, बिकॉज हमारा जो डोमेस्टिक करेंसी है वो तो आउटसाइड इंडिया भी जाएगा। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 8 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूनिटी मॉल्स। हमको बात किसकी करनी है, यूनिटी मॉल्स, जो कि हमने रिसेंटली कहाँ पे देखा, न्यूज में देखा। द स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप यूनिटी मॉल्स, स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगे क्या यूनिटी मॉल्स, बिल्कुल सही है। इट विल प्रमोट एंड सेल पर्टिकुलर स्टेट प्रोडक्ट ओनली, नो। यूनिटी मॉल में क्या होंगे, डिफरेंट स्टेट के प्रोडक्ट होंगे। OPOD दैट इज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, GI प्रोडक्ट्स हैंडीक्राफ्ट्स विल बी सोल्ड इन दिस मॉल, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा B 1 और 3 ऑन। क्वेश्चन नंबर 9 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनियन पॉलिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स। हमको बात किसकी करनी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स की बात करनी है। Unlike at the center, having a bicameral legislature is not a constitutional binding at the state level, बिल्कुल सही है ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल होना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग नहीं है भाई। Under Article 171 of the Indian Constitution, the Legislative Council of a state cannot be more than 1/3 of the total number of legislative assembly, ठीक है। सपोज हमारे पास, अगर हमारे पास 89 लोकसभा विधानसभा क्षेत्र छत्तीसगढ़ के अंदर है, तो 1/3, अगर मैंने बोला इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 229, मतलब अराउंड 30 के आसपास, ठीक है ना। तो 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए भाई लेजिस्लेटिव असेंबली के, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर मेंबर्स, एंड नॉट लेस देन 40 मेंबर्स। तो उस स्टेट में तो आप बना नहीं सकते जहाँ पे इतने लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स नहीं है, जो कि 40 से, जिनको 3 से डिवाइड करने के बाद 40 से कम आए। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 10 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, भारत रत्न एंड पद्म विभूषण वेर फर्स्ट इंस्टीट्यूटेड इन 1954 एज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स, बिल्कुल सही है। ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर एलिजिबल फॉर पद्मा अवार्ड्स, ये गलत बात है भाई, गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल। द पद्मा अवार्डीज डू नॉट गेट एनी कैश रिवॉर्ड बट गेट अ सर्टिफिकेट साइंड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। पद्मा अवार्डीज को कोई पैसा नहीं मिलता है भाई। अ सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट देमसेल्फ एज फॉर द अवार्ड, जैसे मैं हूँ, मेरे को चाहिए पद्मा अवार्ड, मैं बोल सकता हूँ कि यार मेरे को दो, फिर लोग उसको वोट करेंगे, ठीक है। अगर वोट नहीं मिला तो नहीं मिलेगा यार। करेक्ट हमसे पूछा है 1, 3 और 4, इस करेक्ट आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 11 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्टेट इलेक्शन कमीशन कैन पोस्टपोन द इलेक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिलिमिटेशन एक्टिविटीज, बिल्कुल सही है। लोगों को बड़ी डिसीजन करेक्ट, बिकॉज जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है इसके पास ये ऑब्लिगेशन है कि हर 5 साल में क्या कराए, ये चुनाव कराए, ठीक है ना। डिलिमिटेशन एक्टिविटीज अगर हो रही हैं, अगर फिर से इधर से उधर क्षेत्र को, विधानसभा क्षेत्र फिर लोकसभा क्षेत्र को यहाँ पे हमारे पास इधर उधर किया जा रहा है, तो वो पोस्टपोन नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन को इतना पावर नहीं है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू मॉडिफाई द एप्लीकेशन ऑफ पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू यूनियन टेरिटरीज, बिल्कुल सही है। पार्ट 9 में क्या है, पंचायती राज के बारे में डील किया गया है। पार्ट 9A में म्यूनसिपैलिटीज के बारे में। करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट यहाँ पे 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 12 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू उड़ान 5.0। हमको बात किसकी करनी है, उड़ान 5.0 की बात करनी है ना। देश भर को एयरपोर्ट से कनेक्ट करने की बात होता है ये, है ना। अंडर द स्कीम वायबिलिटी गैप फंडिंग विल बी कैप्ड एट 600 किलोमीटर ऑफ द स्टेज लेंथ फॉर बोथ प्रायोरिटी एंड नॉन प्रायोरिटी एरियाज, बिल्कुल सही है। वायबिलिटी गैप फंडिंग किसके लिए होगा, 600 किलोमीटर के अंदर होगा, है ना। प्रायोरिटी नॉन प्रायोरिटी दुनिया के लिए होगा। अंडर उड़ान 5.0 एयरलाइंस मस्ट कॉमर्स ऑपरेशन विद इन 4 मंथ ऑफ द रूट अवार्ड, ठीक है ना। अगर रूट अवार्ड हो गया है उसके 4 मंथ के अंदर वहां पे क्या होना चाहिए, है ना, एयरलाइन ऑपरेट हो जाना चाहिए अंडर उड़ान 5.0, ये मैंडेट है उसके अंदर। ओके, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 13 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। हमको बात किसकी करनी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करनी है। द कलेक्टर इज द लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी अंडर द आर्म्स एंड सिनेमेटोग्राफी एक्ट इन द डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल सही है। सपोज किसी आदमी ने बंदूक लिया, उसको लाइसेंस चाहिए, तो किसको बोलेगा भाई, कलेक्टर को बोलेगा, वो लाइसेंस प्रोवाइड करेगा। सिनेमेटोग्राफ है, किसी मुंबई के अंदर कोई भी सिनेमा शूट हो रहा है, तो किसको, जैसे अभी अपने पास ऐसे अक्षय कुमार आया रायगढ़ में शूट करने के लिए, तो किसका परमिशन लेगा, कलेक्टर का परमिशन लेगा। ओके,
द कलेक्टर इज द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर फॉर द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल बॉडीज। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई, बस इसी समय उसके पास पावर होता है, बाकी इट इज पावरलेस मोस्ट ऑफ द टाइम। क्वेश्चन नंबर 14 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू रिव्यू पिटीशन। हमको बात किसकी करनी है, रिव्यू पिटीशन की। आर्टिकल 137 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्स द लीगल बेसिस फॉर फाइलिंग अ रिव्यू पिटीशन। क्या आर्टिकल 137 मेंशन करता है रिव्यू? बिल्कुल सही है, आर्टिकल 137 टॉक्स अबाउट द रिव्यू पिटीशन। रिव्यू पिटीशन आर यूजुअली नॉट हियर्ड इन ओपन कोर्ट। बिल्कुल सही है, खुले में नहीं इसको रिव्यू करते हैं, नहीं हियर नहीं होता रिव्यू पिटीशन। Discovery of a new and important matter is the ground for seeking a review of a verdict in the Supreme Court, because उस समय अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था रिव्यू पिटीशन वाला, ठीक है ना। एक केस हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले जजमेंट दिया था उसको रिव्यू किया, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे न्यूज़ में था। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट अगर तीनों, सो बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है विद रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। हमको बात करनी है इंडियन पार्लियामेंट की, इनकरेक्ट हमसे पूछा है। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर अ कोर्ट, बिल्कुल सही है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैव सिमिलर पावर विद रिस्पेक्ट टू सस्पेंशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नो। जो लोकसभा है उसके पास ज्यादा पावर है, लोकसभा के जो ऑफिसर है प्रिसाइडिंग ऑफिसर दैट इज द स्पीकर, उसके पास ज्यादा पावर है ना, फॉर रिमूवल ऑफ द एमपी, है ना। वो क्या कर सकता है, सपोज कोई एमपी है उसको खुद से क्या कर सकता है, 5 दिन के लिए सस्पेंड कर सकता है, या फिर जब तक सीटिंग है तो उसको बाहर, है ना, सेशन से बाहर भी कर सकता है। बट जो चेयरपर्सन है राज्यसभा का, जो चेयरपर्सन राज्यसभा का, उसके पास ये पावर नहीं है भाई, उसके पास ये पावर नहीं है। सो दिस नॉट सिमिलर, द पावर्स आर नॉट सिमिलर, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट तो पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 16 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडिया। हमको बात किसी करनी है इंडिया की। ओनली द सिटीजन्स हैव द फंडामेंटल राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, बिल्कुल सही है। जो आर्टिकल नंबर जो फंडामेंटल राइट नंबर 15, 16, 19, 29 और 30 है, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली टू द इंडियन सिटीजन, ओनली इंडियन सिटीजन को ये सब मिले हुए हैं, ठीक है ना। सो ओनली इंडियन सिटीजन द फंडामेंटल राइट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 29 और 30 में बात की जा रही है माइनॉरिटीज की, सो ये सही है। माइनॉरिटीज आर दोज कम्युनिटीज नोटिफाइड अंडर द नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन एक्ट ऑफ 1992, बिल्कुल सही है। माइनॉरिटीज कौन से कम्युनिटीज हैं, वो है जो कि माइनॉरिटीज एक्ट, नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन एक्ट 1992 में मेंशन्ड है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। देखो भाई, ये जो 350B है अपने पास कॉन्स्टिट्यूशन का, इट टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्पेशल ऑफिसर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस, नो, ओनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात नहीं करता, सो इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा A1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 7 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू क्विट इंडिया मूवमेंट। हमको बात किसी करनी है, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करनी है। द कुर्नूल सर्कुलर ड्राफ्टेड बाय काला वेंकट राव इंटेंडेड टू पैरालाइज ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मशीनरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही है ना। ये कहाँ पे हुआ था, तेलंगाना के अंदर, है ना। स्वामी रामानंद तीर्था मेट गांधी जी टू ऑब्टेन परमिशन टू कंडक्ट क्विट इंडिया मूवमेंट इन द स्टेट ऑफ हैदराबाद, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा भाई, करेक्ट जाएगा बोथ। क्वेश्चन नंबर 18 है विच अमंग द फॉलोइंग रिवर वाज नॉट क्रस्ड बाय दांडी पाथ सेट बाय द महात्मा गांधी ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट सत्याग्रह के समय गांधी जी ने जो सॉल्ट पार्ट था साबरमती आश्रम से दांडी कोस्ट तक, उसमें कौन सी नदी को क्रॉस नहीं किया था। यहाँ पे हमारे पास कौन सी नदी थी भाई, यहाँ पे अपने पास माही नदी थी, ठीक है, ताप्ती नदी थी। कौन कौन सी नदी थी यहाँ पे, माही नदी थी, ठीक है, माही नदी थी, ताप्ती थी, नर्मदा थी, ठीक है। जो नदी नहीं थी वो कौन सी नदी नहीं थी, दामन गंगा। दामन गंगा को पास नहीं किया था गांधी जी ने दांडी मार्च के समय। क्वेश्चन नंबर 19 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू चंपारण सत्याग्रह। हमको बात किसकी करनी है, चंपारण सत्याग्रह की, जो कि 1917 में हुआ था। गांधी वॉज रिलक्टेंट टू कमिट हिमसेल्फ टू द कॉज ऑफ द चंपारण सत्याग्रह इन द बिगिनिंग, बिल्कुल से शुरू में इसको इन्वॉल्वमेंट में गांधी जी मन नहीं कर रहा था उनका। Gandhi's method to inquiry at Champaran was based on the survey by the volunteers, बिल्कुल सही है। The main demand of the सत्याग्रह was the abolition of the तीन खटिया सिस्टम, जिसमें 3/20 जो था उनमें इंडिगो उगाना पड़ता था, उसको एबोलिश करने की बात कर रहे थे वो पीजेंट्स, सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट है डी।
क्वेश्चन नंबर 20 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एंग्लो मैसूर वॉर। हमको बात किसकी करनी है? एंग्लो मैसूर वॉर की बात करनी है। द फर्स्ट वॉर कंक्लूड विद डिफेंसिव ट्रीटी बिटवीन हैदर अली एंड ब्रिटिश। बिल्कुल सही है। द ब्रिटिश फॉर्म्ड एन अलायंस विद निजाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठा अगेंस्ट हैदर अली इन द सेकेंड वॉर। ये भी सही है। द थर्ड वॉर रिजल्टेड इन ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट है डी। क्वेश्चन 21 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। हमको बात किसकी करनी है? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की बात करनी है। द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। बिल्कुल सही है। इट वाज फर्स्ट इनेक्टेड इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ वाराणसी। ये भी सही है। थ्रू द सेटलमेंट लैंडलॉर्ड्स और जमींदार वे रिकॉग्नाइज्ड एज द परमानेंट ओनर्स ऑफ द लैंड। नो, ओनर्स तो ब्रिटिश था, इसके काम करने वाले बीच के मिडिल मैन थे। दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे पहली बार इसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ वाराणसी है बाद में किया था, लेटर बाद में किया गया था डिस्ट्रिक्ट ऑफ वाराणसी में। ठीक है। तो सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा वन ओनली, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 22 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू अशोकन एडिक्ट्स। हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है अशोकन एडिक्ट्स की। These edicts were also found in Afghanistan। बिल्कुल सही है। The inscription were mostly composed in Prakrit language। जो कॉमन बाजा की भाषा है उस पर ये बेस्ड थे। And written in Brahmi script, Aramic script and Greek script। बिल्कुल सही, बिकॉज ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन में थे ना, इसलिए। सपोज ये अफगानिस्तान साइड है तो वहाँ पे अरामिक स्क्रिप्ट और ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखा हुआ था। This edict threw the light on Ashokan domestic and external policies and the extent of his empire। बिल्कुल सही है। they were engraved in caves on polished stone pillar and rock। ये भी सही है। तो करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑल द फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 23 है विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। हमको बात किसकी करनी है? हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया की। विच वन द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट? द फर्स्ट नोन रूलर ऑफ मगधा वाज बिंबिसारा ऑफ द हरियांका डायनेस्टी। बिल्कुल सही है। बिंबिसारा का बेटा अजात शत्रु, जिसके समय क्या हुआ था? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। The Haryanka dynasty was succeeded by Nandas। No, the Haryanka dynasty succeeded by the Sisunagas। और शिशुनागा के बाद कौन आए? नंदाज आए। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा है। एंड हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड दी एडुकेट बिल्ड बाय द किंग नंदा और एक्विडक्ट दैट इज बिल्ड बाय किंग नंदा। धनानंद की बात हो रही है। हाँ। The first Buddhist council was held under the patronage of King अजातशत्रु। कहाँ पे हुआ था? राजगीर में। 24 नंबर क्वेश्चन है, which of the following organization is associated with the पंडिता रामाबाई, a social reformer of the 18th century। आर्य महिला समाज। बिल्कुल सही है। आर्य महिला समाज के साथ एसोसिएटेड थी क्या पंडिता रामाबाई? बिल्कुल सही है। मुक्ति मिशन, यस, ये पंडिता रामाबाई का ही था। एक शारदा सदन, ये भी पंडिता रामाबाई का ही था। करेक्ट हमसे पूछा है तो मुक्ति मिशन, शारदा सदन और अनुशीलन आर्य महिला समाज। आर्य महिला समाज है ना, और मुक्ति मिशन और शारदा सदन, ये तीनों के किसके साथ रिलेटेड है? ये तीनों जो है वो पंडिता रामाबाई के साथ एसोसिएटेड है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा सी, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 25 है विद रेफरेंस टू बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। बहुत न्यूज में था। BBNJ consider the following statement. It seek to resolve the problems of marine biodiversity in area outside the national jurisdiction, that is outside the 200 nautical miles from the high tides, from the line of high tides। So this is correct. It is an instrument of the UN Convention on Laws of the Sea। बिल्कुल सही है। It is a legally binding treaty। क्या है? legally bind? बिल्कुल सही है। It is a legally binding treaty। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 26 है विद रेफरेंस टू बायोजियोकेमिकल साइकिल। आपको बात करनी है बायोजियोकेमिकल साइकिल की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द नाइट्रोजन साइकिल इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन। बिल्कुल सही है। जो नाइट्रोजन है जब वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मिनरलाइजेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? मिनरलाइजेशन। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? मिनरलाइजेशन, बिकॉज अमोनिया माइन इज अ टाइप ऑफ मिनरल ना। ओके, सो दिस इज करेक्ट। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट अल्टर द नाइट्रोजन साइकिल। बिल्कुल सही है, बिकॉज जो नाइट्रोजन है वो रिलीज हो जाएंगे यार। प्लांट एंड एनिमल एक्ट एज एन एक्सचेंज पूल इन बायोजियोकेमिकल साइकिल। बिल्कुल सही है। प्लांट देगा उसको, एनिमल लेगा उसको, देगा लेगा देगा लेगा, लेन देन होते रहता है भाई।
करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे तीनों, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 27 है विद रेफरेंस टू आर्सेनिक एंड आर्सेनिक पॉइजनिंग, हमको बात किसकी करनी है, आर्सेनिक और आर्सेनिक पॉइजनिंग की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्मोकिंग टैबाको कैन एलिवेट आर्सेनिक लेवल इन ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल सही है। जो आदमी जो है जो क्या खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, उनमें आर्सेनिक लेवल का अमाउंट जो है जल्दी हमारे पास कंपेरिजन उनके बाकी लोग कंपेरिजन में उनके बॉडी में आसानी से बढ़ जाएगा। फर्स्ट इज करेक्ट। इंक्रीज इन आर्सेनिक लेवल कैन कॉज इंक्रीज इन दी एल्गल ब्लूम, देखो भाई न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट की वजह से क्या होता है, एल्गल ब्लूम होता है, तो बिल्कुल सही है। वाटर बॉडीज के अंदर हमारे पास आर्सेनिक बढ़ रहा है तो एल्गल ब्लूम के चांसेस बढ़ सकते हैं। ब्लड इज अ गुड स्पेसिमेन टू स्क्रीन आर्सेनिक इन द बॉडी, ये सही है क्या, नो इट इज इनकरेक्ट, है ना, बिकॉज जो आर्सेनिक होता है वो नॉन वेस्कुलर टिश्यू में देखने को मिलता है, ओके। और यहाँ पे देखो आर्सेनिक जो है ना, आर्सेनिक कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ एल्गल ग्रोथ कम हो जाएगा, बिकॉज आर्सेनिक इज पॉइजनस, आर्सेनिक इज पॉइजनस टू दी एल्गल और ऑर्गेनिक, ये क्या होता है, पॉइजनस होता है ना, टू ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो एल्गल ब्लूम का ग्रोथ उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, ओके। सो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, डी। 28 है विद रेफरेंस टू वेल्ड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमको बात किसकी करनी है, वेल्ड्स की बात करनी है। वेल्ड्स होते क्या है भाई, ये देखो बोल रहे हैं इट इज अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका कॉल्ड वेल्ड्स, नो, जो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं साउथ अफ्रीका के, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वेल्ड्स बोलते हैं, ओके, नॉट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, सो दिस इज इनकरेक्ट। बाइसन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल फाउंड इन वेल्ड्स, और क्या बोल रहा है, बाइसन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल फाउंड इन दी वेल्ड्स, नो, वेल्ड्स के अंदर हमारे पास क्या देखने को मिलता है, लायन देखने को मिलता है, लेपर्ड देखने को मिलता है ना। बाइसन जो है वो हमको पेरियार्स के अंदर देखने को मिलता है। पेरियार्स जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं भाई, ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर होते हैं। पेरियार्स जो है नॉर्थ अमेरिकन ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड एज व्हाट, दिस आर कॉल्ड एज पेरियार्स। एंड साउथ अफ्रीका के अंदर जो ग्रासलैंड उसको हम क्या बोलते हैं, वेल्ड्स बोलते हैं। वेल्ड्स में हमारे पास लायन देखने को मिलेगा, लेपर्ड देखने को मिलेगा, तो सेकंड इज इनकरेक्ट। वेल्ड हैव कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट विद एक्सट्रीम टेम्परेचर, नो, यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, मॉडरेट MODERAT, मॉडरेट टेम्परेचर क्यों होता है, बिकॉज सपोज ये हमारे पास अफ्रीका हो गया और यहाँ पे अपने साउथ अमेरिका, यहाँ पे अपने पास वेल्ड्स हो गए, यहाँ पे अपने पास क्या है, इंडियन ओशन है, तो इंडियन ओशन की वजह से यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर कैसा होता है, मॉडरेट होता है, बिकॉज इट इज मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन दी वेल्ड्स, ओके। सो इनकरेक्ट हमसे पूछा है, तीनों इनकरेक्ट है भाई, आंसर हो जाएगा डी। 29 नंबर क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू पायरोलाइसिस, हमको बात किसकी करनी है, पायरोलाइसिस की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज द कंबशन ऑफ मटेरियल एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजर, नो, पायरोलाइसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता पायरोलाइसिस में, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सिंस टोटल कंजम्पशन इज एनेबल्ड, नो कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस, नो भाई, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है ना, सो दिस इज इनकरेक्ट। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है पायरोलाइसिस में, है ना। अब आप भी समझो यार, एब्सेंस, जैसे आप भी कोई चीज को जला रहे हो, आपको अच्छे से एयर नहीं मिल पाया, उसी में धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, यस, कोई भी चीज को जला रहे हो, यहाँ पे हम जला रहे हैं, बट ऑक्सीजन के एब्सेंस में जला रहे हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा यार। द रिजल्टिंग लिक्विड एंड गैस कैन बी यूज्ड एज फ्यूल, बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो कार्बन है ना भाई, तो कार्बन इज अ गुड सोर्स ऑफ फ्यूल, सो इट कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 30 है विद रेफरेंस टू बायोवेंटिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये क्या है, अपने पास ये फाइटो रिमेडिएशन टेक्निक हो, ये देख हमारे पास क्या है, ये वेस्ट को खत्म करने का तरीका है, ठीक है ना अपने पास, ठीक है। तो बायोवेंटिंग में क्या होता है, सपोज जमीन है, ठीक है, जमीन में हमारे पास ये खराब हो गया है सॉइल, ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसी समय जहाँ पे सॉइल खराब हो वहीं पे हम क्या करते हैं, एयर को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। एयर को इंजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, जो बैक्टीरिया होंगे उनका ग्रोथ होगा, यहाँ पे जो बैक्टीरिया होगा उनका ग्रोथ होगा, और बैक्टीरिया ग्रोथ होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। तो ये जैसे हमारे पास जहाँ पे डीजल यहाँ पे खराब हो गया, सपोज कहीं जमीन में डीजल गिर गया, पेट्रोल गिर गया, तो वहाँ पे हमको उसको खत्म करना है, उसको हमको डिकम्पोज करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बायोवेंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, बायोवेंटिंग इज एन एक्स सीटू मेथड, नो, ये इन दी मदर प्लेस, जहाँ पे गंदगी है वहीं पे हो रहा है, सो इट इज एन इन सीटू मेथड, है ना, सो दिस इज इनकरेक्ट। इट कैन बी यूज टू क्लीन डीजल एंड फ्यूल जेट फ्यूल, बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट होगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 31 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म कपा फाइकस, जो कपा फाइकस है वो क्या है, एक एल्गल स्पीसीज है भाई, एक एल्गल स्पीसीज है ना, जो कि हमारे पास
सीवीड है, ठीक है ना, और ये बहुत तेजी से फैलता है और ये इतना तेजी से फैलता है कि जो कोरल्स है ना उसको बहुत डैमेज करता है। सो इट इज एन इन्वेजिव सीवीड, जो कैपोफाइकस है, इट इज एन एल्गल स्पीसीज, इट इज एन इन्वेजिव सीवीड दैट पोसेस अ थ्रेट टू कोरल्स, ये कोरल्स के लिए खतरा है। क्वेश्चन नंबर 32 है विद रेफरेंस टू बेसल कन्वेंशन, हमको बात किसकी करनी है, बेसल कन्वेंशन की बात करनी है। इन्फेक्शियस वेस्ट आर नॉट कवर्ड और नॉट अंडर द एम्बिट ऑफ द कन्वेंशन, गलत बात है भाई, जो इन्फेक्शियस वेस्ट है, इन्फेक्शियस वेस्ट जो होते हैं वो भी किसके अंदर आते हैं, दे आर आल्सो अंडर द एम्बिट ऑफ द बेसल कन्वेंशन, सो दिस इज इनकरेक्ट। द बैमोको कन्वेंशन इज अ सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू द बेसल कन्वेंशन, बैमोको जो है वो सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है क्या, नहीं, जो बैमोको कन्वेंशन है वो बेसल कन्वेंशन के अंदर ही है एक, ठीक है ना, बेसल कन्वेंशन के अंदर ही है ये, ठीक है। और इसको क्यों डेवलप किया कि मल्टीलेटरल और बायलेटरल अपने पास पार्टिसिपेशन बढ़े, किसको है ना, जो हजार्डस वेस्ट है जो हमारे पास उनको दूर करने के लिए हमारे पास आपस में क्या हो, आपस में कोऑपरेशन हो, उसके लिए क्या किया गया था, बैमोको कन्वेंशन किया गया था। सो इट इज द पार्ट ऑफ द बेसल कन्वेंशन इटसेल्फ, ओके। So it is not a supplementary agreement, it is developed in response of article 11 of the Basel Convention, ठीक है। थर्ड है द स्विस घाना अमेंडमेंट प्रपोज टू ब्रिंग ई वेस्ट अंडर द कन्वेंशन, बिल्कुल सही है, जो स्विस घाना अमेंडमेंट है ये बात करता है कि ई वेस्ट जो कि अभी इंक्लूडेड नहीं है किसके अंदर, बेसल कन्वेंशन के अंदर, उसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाए। देखो हमारे पास बेसल कन्वेंशन के अंदर हमारे पास एक्सप्लोजिव कवर्ड है, कोरोसिव कवर्ड है ना, फ्लेमेबल्स कवर्ड है, ठीक है, इन्फेक्शियस वेस्ट कवर्ड है, एक्सोटॉक्सिन्स कवर्ड है, ठीक है, ओके। सो आंसर क्या हो जाएगा, इनकट हमसे पूछा है तो 1 and 2 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है विद रेफरेंस टू प्लैनेट अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अर्थ रोटेट फास्टर देन इक्वेटर, अर्थ रोटेट फास्टर एट द इक्वेटर देन इट डज एट द पोल, बिल्कुल सही है, बिकॉज अर्थ में तेजी से घूमेगा तब तो उसी समय पे 24 घंटे पे उसी पॉइंट को घुमा चक्कर लगा पाएगा यार। एट दी कैनन, आप सिंपल सी बात है, आपने अगर इनर्शिया देखा होगा, फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जो इनर्शिया होता है रिंग पे होता है, बिकॉज उससे वहां पे वेलोसिटी होती है यार, है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम। अ कैनन बॉल फायर्ड फ्रॉम नॉर्थ पोल टुवर्ड द इक्वेटर विल लैंड राइट टू इट्स पाथ, बिल्कुल सही है, बिकॉज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास जो अपने पास एयर है वो कैसे मूव करता है, राइट मूव करता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में कैसे मूव करता है, लेफ्ट मूव करता है, ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से है, मूव राइट एंड लेफ्ट। सो फर्स्ट ठीक है, सेकंड इज आल्सो कट, हमसे कट पूछा है, कट हो जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 34 है विद रेफरेंस टू साउथ अटलांटिक एनोमली रिसेंटली इन द न्यूज, ठीक है, साउथ अटलांटिक एनोमली का मतलब क्या है भाई, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, it is the strengthening of the magnetic field between Africa and South America, no, it is the weakening of magnetic field between the Africa and South America, so this is incorrect, it affect aircraft flying over the region but cannot affect satellite because अचानक से magnetic field कम होगा तो अचानक से खींच लिया जाता है, so it affect the aircraft as well as the satellites, okay, so this is incorrect, sorry this is बट कैनॉट अफेक्ट सैटेलाइट, बोला गया था भाई, दोनों का अफेक्ट करता है। द कन्वेंशनल करेंट इन द एस्थेनोस्फीयर इज द कॉज ऑफ एनोमली, नो, यहाँ पे जो कन्वेंशनल करेंट है एस्थेनोस्फीयर के अंदर वो इसका कारण नहीं है, इसके अंदर इसका कारण जो है वो मॉल्टेन माग्मा जो है ना, मॉल्टेन माग्मा जो है मतलब मॉल्टेन लावा जो अर्थ के कोर में है वो इसका कारण है। थर्ड इज इनकरेक्ट, हमसे इनकैट पूछा है भाई, इनकैट क्या हो जाएगा, तीनों। क्वेश्चन नंबर 35 है विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म एरिड, ठीक है ना, एरिड क्या होते हैं, दिस आर इरोजनल लैंडफॉर्म दैट आर क्रिएटेड बाय द ग्लेशियर्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 36 है रिजर्वायर्स और रिवर के साथ उनको मैच करना है, जो स्टेनली रिजर्वायर है वो किस रिवर पे है, इट इज इन द पेरियार रिवर, नो, इट इज द इडुकी रिजर्वायर जो कि पेरियार रिवर के ऊपर है, जो स्टेनली रिजर्वायर है इट इज इन द कावेरी रिवर, ओके। उसके बाद श्रीशैलम रिजर्वायर, श्रीशैलम के जंगल बहुत फेमस है ना यार, जो पुष्पा में जो श्रीशैलम के जंगल बताए गए हैं लाल चंदन वाले, है ना, उस रिजर्वायर जो है श्रीशैलम का रिजर्वायर वो कृष्णा नदी के ऊपर है, और इदुकी रिजर्वायर पेरियार रिवर के अंदर, बिल्कुल सही है। गोविंद सागर रिजर्वायर जो है सतलज नदी के ऊपर है, गोविंद सागर क्यों बोला, बिकॉज ऑफ दी
सिख गुरु है ना, गुरु गोविंद सिंह, उनके नाम पे इसको रखा गया है। ठीक है, करेक्टली मैच हमसे पूछा गया है, करेक्टली मैच हो जाएगा बी 3 and 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 37 है विद रेफरेंस टू कन्वेंशनल करंट थ्योरी, हमको बात किसकी करनी है, कन्वेंशनल करंट थ्योरी की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कन्वेंशनल करंट ड्राइव्स द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स इन द फ्लूइड आउटर कोर, बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी अर्थ मैग्नेटिज्म इज द कॉज ऑफ कन्वेंशनल करंट, सॉरी जो पहला वाला था हो गया था, बिकॉज ये जो कन्वेंशनल करंट है वो आउटर कोर में नहीं है भाई, इट इज इन दी मेंटल। According to the theory, Earth magnetism is the cause of conventional, it is caused by conventional current. No, ये जो है अर्थ का मैग्नेटिज्म वो आयरन और निकल जो है अपने पास कोर के अंदर उसके वजह से है यार। So this is also incorrect. The theory explains sea floor spreading and the formation of convergent boundaries, बिल्कुल सही है। जो कन्वेंशनल करंट है उसकी वजह से क्या होता है, सी फ्लोर ऐसे स्प्रेड कर जाता है, इसकी बात करता है ये। सो हमसे करेक्ट इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट हो जाएगा सी 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 38 है विद रेफरेंस टू इंड्यूस सेसमिसिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमको बात किसकी करनी है, इंड्यूस सेसमिसिटी मतलब हमारी एक्टिविटी की वजह से जो अर्थक्वेक आते हैं उनकी बात हमको करनी है। जियोथर्मल एनर्जी एक्सट्रैक्शन हम करते हैं जमीन से, तो क्या होता है, इंड्यूस सेसमिसिटी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, जब हाई प्रेशर में जमीन के अंदर पानी डालते हैं ड्यूरिंग दी, है ना, जो हम सॉल्ट जो है उसको सॉल्ट गैस, कौन सा गैस, सेल गैस एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, हाँ, तो इसी तरह करता है, तो उसमें हमारे पास अर्थक्वेक आ सकता है, दैट इज इंड्यूस्ड सेस्मिसिटी जिसको हम बोलते हैं। माइनिंग से भी आ सकता है, डैम बिल्डिंग से भी आ सकता है, वेस्ट वाटर इंजेक्शन से भी आ सकता है। आंसर हमसे पूछा गया है, आंसर क्या हो जाएगा, डी 1 2 3 4 5, है ना, दिस आर ह्यूमन एक्टिविटीज, इसकी वजह से क्या हो सकता है, इंड्यूस्ड सेस्मिसिटी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, NAFIS की बात करनी है। It is conceptualized and managed by the Unique Identification Authority of India, UIDI. No, it is managed and conceptualized by the National Crime Record Bureau, NCRB. So this is incorrect. It functions as a center information repository by consolidating fingerprint data from all states and union territory. बिल्कुल सही है। It assigns a unique 16-digit fingerprint number to each person. No, it is 10-digit fingerprint number. ठीक है? Arrested for a crime that will be used for person lifetime. So this is incorrect. हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा B2 only. क्वेश्चन नंबर 40 है which one among the following option with reference to erythritol, हमको बात किसी करनी है, erythritol a popular artificial sweetener, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई erythritol, ये प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुका है नहीं आ सकता है, हाँ है ना। erythritol के बारे में क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। इट इज 60 to 70% एज स्वीट एज शुगर, कैलोरी फ्री एंड डज नॉट इन्फ्लुएंस ब्लड शुगर और कैविटीज। देखो क्या लिखा है, ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल सही है, फर्स्ट इज करेक्ट, है ना। ह्यूमन बॉडी के डज नॉट प्रोड्यूस एरिथ्रियोल, नो, ह्यूमन बॉडी में थोड़ा मोड़ा बनता है एरिथ्रियोल, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट तो पूछा है भाई। क्वेश्चन नंबर 41 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमको बात किसकी करनी है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करनी है। इट इज अ टेक्निक यूज टू रिमूव टॉक्सिक केमिकल फ्रॉम एनवायरनमेंट बाय इनकैप्सुलेटिंग देम इन अ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ अ केमिकल in the environment by sunlight or heat. It uses microorganism to convert waste into useful product. बिल्कुल सही है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, सॉरी 4 देखते हैं, इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट टू डिग्रेड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायो मतलब एनिमल का इस्तेमाल हो रहा है, तो लोग कंफ्यूज आएंगे सी और डी में, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, जीएमओ की बात नहीं होगी, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात होगी। बायो मींस दैट इज एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू लाइफ, सो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू कन्वर्ट वेस्ट मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट इज व्हाट वी कॉल waste to useful product is what we call bio. With the help of microorganism we are converting into some useful thing, so it is called biotransformation. Question number 42 है consider the following statement with reference to मार्बर्ग वायरस। बहुत ज्यादा न्यूज में था, मार्बर्ग वायरस MVD की बात करनी है। It is a rare but severe hemorrhagic fever that affects both human and non-human primates, बिल्कुल सही है। मार्बर्ग एंड इबोला वायरस आर बोथ मेंबर ऑफ फ्लीवोवेरिडी फैमिली, ये भी सही है ना। फ्लीओ वायरस के मेंबर हैं मार्बर्ग और इबोला, दोनों भाई मार्बर्ग और इबोला दोनों भाई हैं। द एवरेज एमवीडी केस फर्टिलिटी रेट इज लेस देन 10%। नो, यहाँ पे जो एवरेज केस फर्टिलिटी रेट है वो 50% के अराउंड है, ठीक है। तो थर्ड इज इनकरेक्ट, तो थर्ड होना ही है, फर्स्ट सेकंड इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा बी ना। क्वेश्चन नंबर 53 है
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग mRNA वैक्सीन। हमको बात किसकी करनी है, mRNA वैक्सीन की बात करनी है। mRNA vaccine use a single piece of genetic material from the virus to instruct cell to produce a viral protein that trigger an immune response। बिल्कुल सही है। Unlike traditional vaccine, mRNA vaccine do not require the virus to be grown in lab, which makes the production process faster। बिल्कुल सही है। ज्यादातर वैक्सीन में क्या होता है, वायरस को ग्रो करना पड़ता है, बट mRNA वैक्सीन में ग्रो करना नहीं पड़ता। सो दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा बोथ 1 एंड। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारे पास 44 है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग लैब ग्रोन डायमंड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। HPHT मतलब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर डायमंड ग्रो इन अ क्यूबोक्टाहेड्रॉन शेप एंड हैव 14 डिफरेंट ग्रोथ डायरेक्शन। बिल्कुल सही है। इंडिया के अंदर ज्यादा कॉमन है भाई HPHT, ठीक है, और इसमें डायरेक्शन ज्यादा होते हैं। HPHT में वर्ड्स भी ज्यादा हैं तो डायरेक्शन भी ज्यादा होंगे, कलर्स भी ज्यादा होंगे। while CVD diamond has a cubic shape and only one growth direction। बिल्कुल सही है। इसका नाम छोटा सा है तो इसका डायरेक्शन भी कम होगा, एक हो डायरेक्शन। CVD diamond are available in a wider range of color while HPHT diamond are typically found in traditional diamond color like white, yellow and pink। बिल्कुल सही है। HPHT जो है ज्यादा बड़ा है तो इसमें ज्यादा डायरेक्शंस होंगे, ज्यादा कलर्स होंगे। वाइल LGD मतलब जो लैब ग्रोन डायमंड जो चाइना में होते हैं वो मोस्टली CVD टाइप के होते हैं, इंडिया के अंदर HPHT टाइप के होते हैं। सो दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा D 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 45 है। ऑफेन सीइंग द न्यूज, स्ट्रिंग थ्योरी की बात करनी है भाई। स्ट्रिंग थ्योरी जो बहुत बार देखते हैं, स्ट्रिंग थ्योरी मतलब दुनिया की एक ऐसी थ्योरी जो कि सब थ्योरी को एक्सप्लेन कर दे, मतलब द थ्योरी दैट एक्सप्लेन द फंडामेंटल नेचर ऑफ टाइम इज व्हाट वी कॉल स्ट्रिंग थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 46 है, दैट इज व्हाट थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ओके 46 है। रिसेंटली सीन इन द न्यूज चुक्का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। चुक्का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, देखो ये नाम है ना, चुक्का फुक्का, ये सब जो है तिब्बत में होते हैं, ठीक है ना, ये सब तिब्बत में होते हैं काका वाले, और अम वाले केरला और तमिलनाडु में होते हैं। तो यहाँ पे का वाला तुक्का भी लगाओगे ना तो भूटान तुक्का लगा देना यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है। रिसेंटली सीन इन द न्यूज ऑपरेशन कावेरी। बच्चे को पता होना चाहिए भाई, ऑपरेशन कावेरी सूडान से जो हक्की पिक्की ट्राइब्स के फंसे हुए मैक्सिमम लोग हैं उनको निकालने की बात हुई है, बिकॉज वहां पे सिविल वॉर टाइप का इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए हमारे पास इसको क्या बोला, ऑपरेशन कावेरी बोला। क्वेश्चन नंबर 48 है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। हमको बात किसी करनी है, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की बात करनी है। It is an independent bipartisan US federal government agency created by 1998 International Religious Freedom Act। बिल्कुल सही है। It uses international standards like Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights to monitor violation of religious freedom or belief abroad। बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा बोथ। Now question number 49 है। Consider the following statements with reference to quadrilateral security dialogue। हमको बात किसी करनी है, क्वाड की बात करनी है, quadrilateral security dialogue की। The primary objective is to work free, open, prosperous and inclusive Indo-Pacific। बिल्कुल सही है। क्वाड जो है इंडो पैसिफिक फोकस करता है। In 2007 Japanese PM Shinzo Abe mooted the idea of quadrilateral security dialogue। बिल्कुल सही है। The USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया आर इट्स मेंबर। ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा D। Now question 50 है। With reference to one country two system recently seen in the news, consider the following statement। One country two system under this China proposed that Hong Kong and Macau have different economic and political system because वहाँ पे डेमोक्रेसी है from that of the mainland China, जहाँ पे क्या है अपने पास कम्युनिस्ट पार्टी है ना, while being part of the China। बिल्कुल सही है। Under this system defense and foreign affairs would be decided by China। ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट रहेगा both 1 and 2। So this is the first part। नेक्स्ट हम देखेंगे 51 से तक 100 में नेक्स्ट पार्ट।